स्केलिंग, जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, स्केलिंग इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड स्केल। अब स्केल स्केल हम क्यों यूज करते हैं? स्केल यूज किया जाता है किसी चीज को नापने के लिए या किसी चीज को मेजर करने के लिए। लाइकवाइज वी यूज दिस टर्म स्केलिंग इन रिसर्च। अब रिसर्च में हमें क्या चीज नापनी होती है? रिस्पोंडेंट्स जो अपने आंसर देते हैं, उनके व्यूज होते हैं, उनकी ओपिनियंस होती हैं, उन्हें हम किस तरीके से अपनी रिसर्च में डालेंगे, किस तरीके से नोट डाउन करेंगे और फिर उसे किस तरीके से मेजर करेंगे, इसी को हम कहते हैं स्केलिंग इन रिसर्च। रिस्पोंडेंट्स के हर तरीके के रिस्पॉन्स के लिए हम एक अलग तरीके का स्केल यूज करते हैं। तो वो टाइप्स ऑफ स्केल जानने से पहले हम समझेंगे स्केलिंग क्या होती है। Scaling describes the procedure of measuring and assigning the objects or responses to the numbers according to some specified rule. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपने रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को मेजर कर रहे हैं। किस तरीके से मेजर कर रहे हैं? उन्हें कुछ नंबर असाइन कर रहे हैं। उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी, उन्होंने जो अपना व्यूज बताए या उन्होंने जो आंसर बताए, हम उन्हें कुछ नंबर दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल। कुछ प्री स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम उन्हें कुछ नंबर्स देते हैं ताकि हम उसे कायदे से मेजर कर सकें और फाइनली हम उसे कैलकुलेट करके अपना कुछ आंसर निकाल सकें। This can be done in two ways. First is making a judgment about some characteristic of an individual and then placing him directly on a scale. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बैठे हैं एक जगह पर, वहां से बैठ के किसी इंसान के बारे में जज कर रहे हैं और जज करके हम उसके बारे में कुछ नोट डाउन कर रहे हैं. नाउ हियर वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, बट वी आर जस्ट एनालाइजिंग, जजिंग एंड नोटिंग इट डाउन. सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आई एम अ पार्क डिजाइनर. अब आई गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम माई बॉस कि आई हैव टू डिजाइन अ पार्क. अब बिफोर डिसाइडिंग अ पार्क मैं चाहती हूँ कि वहाँ के उस एरिया के बच्चों की चॉइस जानूँ. मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ के बच्चे किस तरीके के स्टाइल्स पसंद करते हैं. तो एक तरीका तो यह है कि मैं इंडिविजुअल हर किड के पास जाऊँ, उसकी चॉइस पूछूँ. या एक तरीका यह है कि मैं गई पार्क में, अपने पास एक नोटपैड लेके बैठ गई और वहाँ पर मैं चुपचाप बैठ के एनालाइज करने लगी कि हर तरीके के जो किड्स आ रहे हैं पार्क में, वो किस तरीके की स्लाइड्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. स्लाइड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, स्विंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मैरी गो राउंड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सीसॉ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्लाइंबर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग एंड फाइनली गिविंग माई कंक्लूजन. यहाँ पर मैं खुद देख के उनको अपने पास उनका बिहेवियर नोट किए ले रही हूँ और हर तरीके को कुछ ना कुछ नंबर दिए दे. Then second is constructing questionnaire in such a way that the score of individual responses assigns him a place on a scale. अब दूसरा तरीका क्या है कि हम एक क्वेश्चनेयर बना लें, उसमें कुछ ऑप्शंस दे दें और हर रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चनेयर दें, उससे वो क्वेश्चन पूछें और जो उसे बेस्ट ऑप्शन लगे उस पर वो टिक कर ले. तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं और जो उसे ज़्यादा ऑप्शन सूटेबल लगता है वो उसे चूज कर. तो ये दोनों तरीके से हम स्केलिंग करते हैं. दोनों में ही हम हर रिस्पॉन्स को कुछ नंबर देते हैं ताकि बाद में हमें उसे कैलकुलेट करने में आसान रहे और अपना फाइनल कंक्लूजन निकालने में आसानी. नाउ कम्स द स्केलिंग टेक्निक्स. दो तरीके की स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं. वन इज comparative scaling techniques and the other is non-comparative scaling techniques. Comparative scaling. कंपैरेटिव स्केलिंग नाम समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर कर कर अपना रिस्पॉन्स देंगे. इसके 3 पार्ट्स होते हैं: पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर एंड कांस्टेंट सम. चलिए जानते हैं क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन.
In this method, the respondent can express his attitude by making a choice between two objects. यहाँ पर रिस्पोंडेंट को कोई दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसे अपनी राय उन दोनों में से एक को चूज करके बतानी होती है. For example, a respondent makes a choice between a new flavor of soft drink and an established brand of drink. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक है, एस्टैब्लिश ब्रांड है और एक नया ब्रांड मार्केट में आया है. आपको दोनों टेस्ट कराए जाते हैं और आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगा. सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकाना एंड पेपर बोट. ट्रॉपिकाना एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, 50 सालों से चल रहा है, लोग उसे पसंद करते हैं और परचेज करते हैं. अब एक नया ब्रांड मार्केट में आता है, दैट इज पेपर बोट. अब हम क्या करेंगे, दोनों को टेस्ट करेंगे, ट्रॉपिकाना भी टेस्ट करेंगे, पेपर बोट भी टेस्ट करेंगे. अब हम बताएंगे कि हमें ट्रॉपिकाना ज्यादा अच्छा लगा या पेपर बोट ज्यादा अच्छा लगा. दोनों के पीछे रीजन अलग हो सकता है. हर इंसान का, हर रिस्पोंडेंट का अपना डिसीजन भी अलग हो सकता है, चॉइस भी अलग हो सकती है और उस चीज को चूज करने के पीछे रीजन भी अलग हो सकता है. किसी हमेशा से उसने ट्रॉपिकाना पिया है, इसीलिए उसे ट्रॉपिकाना ही अच्छा लग रहा है, वो अपनी चॉइस को चेंज नहीं करना चाहता. कोई है, कुछ लोग हैं जो हमेशा नई चीज ट्राई करना चाहते हैं. उन्होंने पेपर बोट ट्राई किया, उन्हें पेपर बोट अच्छा लगा एंड दे गो फॉर इट. तो सब लोग, जितने भी रिस्पोंडेंट्स होंगे जो ये बताएंगे कि उन्हें पेपर बोट ज्यादा अच्छा लगा या ट्रॉपिकाना अच्छा लगा, उन सब के पीछे उनकी अपनी वजहें होंगी, अपने तर्क होंगे, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनकी अपनी अलग राय होगी. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं. देन कम्स रैंक ऑर्डर. रैंक ऑर्डर नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें अपने कुछ इवेंट्स को या अपने किसी चॉइसेस को रैंक करना है. Under this method of comparative scaling, the respondents are asked to rank their choices. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्ड की चॉइसेस की रैंक मांगी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, विच एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम. आप खाली बैठे हैं, तो आप जब खाली होंगे तो आप क्या करना प्रेफर करते हैं. अगर आप खाली हैं, बोर हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आप प्रेफर करेंगे वो है वॉच टीवी. टीवी देख लिया, अब भी टाइम बचा है, तो अब आप क्या प्रेफर करेंगे, प्लेइंग बैडमिंटन. बैडमिंटन भी खेल लिया, उसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम है, देन यू विल प्रेफर टू क्लीन योर रूम. अपना रूम भी क्लीन कर लिया, अब भी आपके पास कुछ स्पेयर टाइम है, देन यू विल प्रेफर टू रीड कॉमिक्स. कॉमिक्स भी पढ़ ली, अब आपके पास अभी भी कुछ स्पेयर टाइम है, तो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू विजिट योर फ्रेंड्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी पसंद की हैं, आपको लेकिन उसमें प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसे देंगे, उसके बाद किसे देंगे और उसके बाद किसे देंगे. Then comes constant sum. This technique is used to assess the relative importance attached by a respondent to the similar objects. अब यहाँ पर हम रिलेटिव इम्पोर्टेंस, यानी कि यहाँ पर फिर हम किसी चीज के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. रिलेटिव इम्पोर्टेंस देनी है अटैच बाय रिस्पोंडेंट टू द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. सिमिलर ऑब्जेक्ट यानी मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. अब मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स में हमें कंपेयर करना है किसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और किस चीज को कम देंगे. The respondent gives certain point to each similar object out of a fixed sum of points. और आपको एक फिक्स सम ऑफ पॉइंट्स है, उन्हीं में से डिवाइड करना है सारी एक्टिविटीज में. तो आप किस चीज को ज्यादा पॉइंट देंगे, किस चीज को कम पॉइंट देंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. A family plans a holiday, fixes the budget of rupees 50,000. They wish to plan the expenditure on transportation, accommodation, food and drinks and other. अब यहाँ पर क्या है, हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ट्रिप क्या, हमने एक बजट रखा है 50,000. तो अब हमें वो 50,000 डिवाइड करना है. हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो 50,000 रुपीज. सपोज हमने 15,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कर दिए. हम फ्लाइट से जा रहे हैं, 15,000 रुपए हमारी फ्लाइट का टिकट लग जाएगा.
देन 7,000 रुपीज हम उसी में ट्रांसपोर्टेशन की हेड में अलग कर देंगे। जिस जगह पर हम घूमने जा रहे हैं वहां पर घूमने जाएंगे, वहां पर भी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, वहां पर जिन जगहों पर जाएंगे वहां के टिकट्स होंगे, वो सारी चीजों के लिए हम 7,000 रुपीज अपने अलग कर देते हैं। देन अकोमोडेशन, अगर हम बहुत ही नॉमिनल सा भी रूम ले रहे हैं तो भी दैट विल कॉस्ट 2,000 रुपीज पर डे। तो और हमारी 5 दिन की ट्रिप है तो हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये हमारा अकोमोडेशन में चला जाएगा। देन फूड एंड ड्रिंक, ऑब्वियसली जब इतने दिन रहेंगे बाहर ही खाएंगे पियेंगे तो 8,000 रुपये हम अपने खाने पीने के लिए अलग कर देते हैं। देन अब बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां से नॉर्मली लोग शॉपिंग करते हैं, अपने लिए करते हैं, सोवेनियर्स खरीदते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, उनको गिफ्ट करने के लिए गिफ्ट आइटम्स खरीदते हैं। तो हम इस तरीके से 10,000 रुपये शॉपिंग के लिए अलग कर देंगे। तो टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 50,000। तो इस तरीके से हमने अपना 50,000 रुपीज जो है अलग अलग चीजों में, अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी, अकोमोडेशन भी, फूड एंड ड्रिंक भी, शॉपिंग भी। किसी एक के बगैर भी हमारी पूरी ट्रिप पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस चीज के लिए ज्यादा मनी अलॉट करेंगे, किस चीज के लिए कम मनी अलॉट करेंगे, ये अब हमारे ऊपर है। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्च करते हैं, अकोमोडेशन में ज्यादा करते हैं। कुछ लोग अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा फूड एंड ड्रिंक अलॉट करते हैं। कुछ लोग शॉपिंग में बहुत ज़्यादा पैसा अलॉट करते हैं। तो ये हमारी पर्सन टू पर्सन चॉइस डिफर करती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें रेटिंग करनी है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। नाउ कम्स non-comparative scaling. Non-comparative scaling is further divided into 4 parts, that is graphic rating, itemized rating, multi-category scale and verbal frequency scale. सबसे पहला आता है हमारा continuous rating या graphic rating. Under this method, various points are usually put along the line. बहुत सारे points हम एक साथ line पे लगाते हैं to form a continuum. Continuum कहते हैं a continuous series of things. And rate it simply by making a mark at the appropriate point on a line that runs from one extreme to the other. एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक ऑप्शंस हमारे पास सामने होते हैं एंड वी हैव टू चूज। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है उसमें देखिए 5 ऑप्शंस हैं, बैड, पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सीलेंट। अब बैड यानी कि एक एक्सट्रीम है बहुत खराब, दैट इज बैड। एक दूसरी एक्सट्रीम है दैट इज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, दैट इज एक्सीलेंट। तो हमें बैड से लेके एक्सीलेंट तक बीच में कुछ चूज करना है। अब सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आर यू हैप्पी विद वे कस्टमर सर्विस हैंडल्ड योर क्वेश्चन। अगर आप खुश हैं, आपके क्वेश्चन का सही आंसर मिला है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं गुड, बहुत खुश है एक्सीलेंट चूज कर सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं आप पुअर दे सकते हैं, बहुत नाखुश हैं बैड दे सकते हैं, और ना बहुत खुश हैं ना बहुत नाराज हैं तो आप एक बीच का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दैट इज फेयर। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्लीज रेट योर सेटिस्फेक्शन विद योर रीसेंट परचेज। सपोज आपने कोई चीज परचेज की और आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस एक्सीलेंट रहा, गुड रहा, नॉर्मल रहा, पुअर रहा या बहुत खराब यानी कि बैड रहा। तो यहाँ पर आपको 2 एक्सट्रीम दी जा रही है, एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम के बीच का कोई ऑप्शन आपको चूज करना। Then comes itemized rating. Itemized rating is further divided into 3 parts, Likert scale, semantic differential scale and Staple scale. पहला है Likert scale. Likert scale सबसे ज्यादा यूज होता है क्वेश्चनियर्स में। Under this method, the scale consists of a number of statements which express either a favorable or unfavorable attitude. इसमें हम जो स्केल डिजाइन करते हैं
उसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और उनके लिए आपके पास जो जवाब होते हैं वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं towards the given object to which the respondent is asked to react। अब आपको रिएक्ट करना है या आपको उसका जवाब देना है। आप उस फेवर में भी हो सकते हैं और फेवर में नहीं भी हो सकते। Each response is given a numerical score and the scores are total to measure the respondent's attitude। और हमारे रिस्पोंडेंट जो भी रिस्पॉन्स हमें देते हैं उसको हम एक न्यूमेरिकल स्कोर देते हैं, सपोज 1 2 3 4 5, और बाद में हम उसे टोटल करते हैं और अपना कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए पिक्चर बनी हुई है, एब्सोल्युटली यस, यस, नॉट श्योर, नो एंड एब्सोल्युटली नो। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसके लिए आप या तो यस कह सकते हैं, नो कह सकते हैं, एब्सोल्युटली नो कह सकते हैं, एब्सोल्युटली यस कह सकते हैं, या नॉट श्योर भी कह सकते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, योर वर्क हैज एनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब सपोज आप कहीं पर एक काम कर रहे हैं, आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक योर वर्क हैज एनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अगर आपको लगता है तो आप यस कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप नो कह सकते हैं, अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं तो आप एब्सोल्यूट नो कह सकते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है तो आप एब्सोल्युटली यस कह सकते हैं, और आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस काम किए जा रहे हैं, तो आप सीधे नॉट श्योर कह सकते हैं। या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू वर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, कहेंगे एब्सोल्युटली यस या फिर यस। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं लेकिन अपना हुनर बढ़ाने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए भी काम करते हैं, तो वो नो भी कह सकते हैं, एब्सोल्युटली नो भी कह सकते हैं। और कुछ लोग मिल गया तो ठीक है कर लिया, नहीं मिला काम तो नहीं किया, तो नॉट श्योर भी कह सकते हैं। तो हर तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके के स्केल में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और जो रिस्पोंडेंट होता है उसमें से बेस्ट चूज करके वो हमें बता देता है कि वो क्या सोचता है इस क्वेश्चन के बारे में। Then comes semantic differential scale. This method is an attempt to measure the psychological meaning of an object to an individual। एक इंडिविजुअल किसी चीज के बारे में क्या सोचता है ये हम इस तरीके के स्केल में जानते हैं। This scale consists of a set of bipolar rating scale। सबसे पहले तो bipolar क्या चीज होती है, bipolar मतलब दो एक्सट्रीम में हम बात कर रहे हैं। This is usually of 7 points। 7 point scale होता है by which one or more respondents rate one or more concepts on each scale item। यहाँ पर आपको दो एक्सट्रीम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए 3 2 1 0 -1 -2 -3, यानी कि ये 7 पॉइंट स्केल है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इन्हीं 7 पॉइंट्स में से कोई पॉइंट चूज करना है। सपोज पहला पूछा जा रहा है आपका स्कूल बैग। स्कूल बैग कैसा रहता है आपका। अब आपको लगता है कि बहुत हैवी रहता है तो आप 1 चूज कर सकते हैं, बहुत हैवी लगता है तो आप 3 चूज कर सकते हैं, हल्का फुल्का लेके जाते हैं आप तो आप -1 यूज कर सकते हैं, बहुत हल्का रहता है तो -3 यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रहता है तो आप 0 चूज कर सकते हैं। वेदर आपसे पूछा जा रहा है वेदर कैसा है आपके यहाँ का, हॉट है, वेरी हॉट है, कोल्ड है, वेरी कोल्ड है, आप उस तरीके से रेटिंग देंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप मैथमेटिक्स कैसे समझते हैं, फास्ट, वेरी फास्ट समझ लेते हैं, एकदम देखते ही कंसेप्ट समझ में आ जाता है, या यू आर वेरी वीक इन मैथ्स, आप बहुत देर में स्लो हैं, आप बहुत देर में समझ में आता है, या वेरी स्लो बहुत देर में समझ में आ रहा है। देन हाउ डू यू फील अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ लोग हैं वो सुबह उठते ही बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें सुबह में बहुत डल लगता है, बहुत ही लेजी होते हैं सुबह में, कुछ लोग रात में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग रात में बहुत डल होते हैं। सो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सपोज प्रोग्राम्स डिसाइडेड एट द एनुअल मीट ऑफ द बिजनेस।
आप किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? आपको लगता है नई टेक्निक से प्रोडक्शन करने की बात की जा रही है तो आप बताएंगे प्रोग्रेसिव। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप +3 तक दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत खराब है प्रोग्राम, पुराने तरीके से ही प्रोडक्शन चल रहा है, तो आप -1 दे सकते हैं। आपको लग रहा है और हम पुराने तरीके से ही प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, तो आप -3 तक दे सकते हैं। सपोज आपसे किसी सेलिब्रिटी के बारे में पूछा जाता है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अक्षय खन्ना, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर, उसने नेशनल अवार्ड तक हासिल किया है। कुछ को लगता है कि बहुत अच्छी मूवीज हैं उसने दी हैं, तो उसे +1, +2, +3 तक दे सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं, वो चार्म नहीं है, वो उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो वो लोग उसे अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपको क्या लगता है? हर रिस्पोंडेंट का एक अलग आंसर होगा। देन कम्स स्टेपल स्केल। दिस इज अ यूनिपोलर रेटिंग स्केल। यूनिपोलर का क्या मतलब होता है? सिंगल। This is a unipolar rating scale. We usually have 10 categories numbered from -5 to +5. यहाँ पर हम दो एक्सट्रीम में क्वेश्चन नहीं पूछते, यहाँ पर सिंगल एक क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उसमें से 10 रेटिंग स्केल होता है, -5 से लेके +5 तक। आपको उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। दिस स्केल डज नॉट हैव जीरो, इसमें जीरो नहीं होता। Respondents rate how each term describes the object by selecting the appropriate number. +5 means the highest degree of accuracy, while -5 means the highest degree of inaccuracy. आप +5 से लेके -5 तक रेट कर सकते हैं। +5 का मतलब है आप बहुत खुश हैं पर्टिकुलर चीज से, और -5 का मतलब आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द फ्रेजेस। आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और आपको वहां पर एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है। उसमें कुछ फेजेस होते हैं, टेस्टी फूड, फास्ट सर्विस, गुड एम्बियंस फॉर अ रेस्टोरेंट। अब नाउ रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू रेट हाउ एक्यूरेटली दीज टर्म्स और फेजेस डिस्क्राइब अ स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट। अब आपको डिस्क्राइब करना है, रेट करना है +5 से लेके -5। देखिए इस तरीके का कुछ स्केल आता है। फास्ट सर्विस, गुड एम्बियंस, टेस्टी फूड। आपने खाना वहाँ खाया, आपको खाना अच्छा लगा, आप प्लस में रैंक दे सकते हैं। आपको लगता है बहुत अच्छा था, आप +5 तक दे सकते हैं। आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आप -1 दे सकते हैं। बहुत खराब लगा तो -5 तक दे सकते हैं। सर्विस, आपने वहाँ पे ऑर्डर किया, खाना जल्दी आ गया, आप प्लस में मार्क्स दे सकते हैं। खाना के लिए आपको वेट बहुत देर करना पड़ा, तो आप माइनस में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा तो आप -5 तक दे सकते हैं। एम्बियंस, वहाँ का अच्छा आपको लगा, आप प्लस में +1, 2, 3, 4, 5 तक दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको वहाँ का एम्बियंस अच्छा नहीं लगा तो आप -1, -2, -3, -4 एंड -5 तक अपना ग्रेड दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल या मल्टीपल कैटेगरी स्केल। दिस मेथड हैज 2 और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सेज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किन रिस्पॉन्सेज को कहते हैं? जिसमें से आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस आप चूज नहीं कर सकते। द रिस्पोंडेंट हैज टू चूज ओनली वन आउट ऑफ द गिवन कैटेगरीज। एक ही आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज, डू यू प्ले क्रिकेट? या तो आप खेलते हैं या फिर नहीं खेलते हैं। या तो आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? ईदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर और डिवोर्सी। अब इनमें से कोई एक ही होगा। एट द सेम टाइम आप कहेंगे आई एम मैरिड एंड आई एम ऑल्सो अनमैरिड। तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो आप चूज करेंगे। व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? इलिटरेट, एलिमेंट्री, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट। अब इनमें से भी आप कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे, एक ही ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। या तो आप बिल्कुल इलिटरेट होंगे, या फिर आपने एलिमेंट्री तक पढ़ा है, या आपने हाई स्कूल, या आपने इंटरमीडिएट। अब सपोज आपने ग्रेजुएशन चूज किया,
तो आप खाली ग्रेजुएशन चूज करेंगे। ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपने एलिमेंट्री भी पास किया है, हाई स्कूल भी पास किया है, इंटरमीडिएट भी पास किया है, तभी आपने ग्रेजुएशन किया है। इसके लिए आपको एलिमेंट्री, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट को अलग से टिक करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आप पोस्ट ग्रेजुएशन को चूज कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है कि ऊपर वाली जितनी भी डिग्रीज है वो आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। आपको कोई 10 ऑप्शंस को एक साथ चूज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आप एक ही ऑप्शन चूज करेंगे। Then comes verbal frequency scale. This scale is used when the respondent is unable or unwilling to give the exact number in the answer. यहाँ पर क्या होता है कि रिस्पोंडेंट एग्जैक्ट नंबर में आंसर नहीं बता पाता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट नंबर में रिस्पोंडेंट आंसर नहीं करना चाहता, और कई बार ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट कर ही नहीं सकता एग्जैक्ट नंबर में आंसर। This scale provides only an approximation of frequency. यहाँ पर हम approximate में आंसर लेते हैं, and so the data is on ordinal scale. इसीलिए हम इस यहाँ पर ordinal scale को यूज करते हैं। Suppose एग्जाम्पल लेते हैं, how often do you eat out? आप बाहर कितनी बार जाके खाते हैं? Frequently, sometime, rarely या never? अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप कितनी बार बाहर जाके खाते हैं, तो हर इंसान गिन के तो खाता नहीं है बाहर कि हाँ हमें हर महीने में 2 ही बार जाना जरूरी है, हम हर महीने 4 ही बार जाएंगे, हम हर महीने में 1 ही बार जाएंगे, बस हम हर महीने में 6 बार जाएंगे। नहीं, ये कोई गिन के नहीं रखता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी होती है कि हाँ हमें बाहर का खाना बहुत पसंद है, हम फ्रीक्वेंटली बाहर जाते रहते हैं, या हम सम टाइम जाते हैं, या हम बहुत ही रेयर कभी चले गए 5-6 महीने में एक बार, या फिर नेवर कि हम बिल्कुल बाहर का खाना पसंद नहीं, हम बिल्कुल नहीं बाहर जाते हैं, हम सिर्फ घर का ही खाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, रिस्पोंडेंट एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता, तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर बताता है। तो इस तरीके में हम वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल यूज करते हैं जहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर्स हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।